गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और जब तक ये आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा तब तक आपको आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, इसलिए विशेष ध्यान दें। तो आज शुरुआत करें केमिकल बॉन्डिंग की। पहली बात तो ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है और एटम कब कब पास आते हैं। ये दो एटम है, यहां कौन पड़ा है? इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कौन पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? रिपल्शन लगाएंगे। नाभिक क्या लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ये क्या लगाएंगे? रिपल्शन लगाएंगे। इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, ये भी रिपल्शन। इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अपन बात करें, यदि इस आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक है, यदि इस आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक है तो ये परमाणु पास पास आते रहेंगे और ये परमाणु तब तक पास पास आते रहेंगे जब तक क्या नहीं हो जाए? आकर्षण बल, जब तक आकर्षण बल बराबर नहीं हो जाए किसके? प्रतिकर्षण बल के। जब आकर्षण बल बराबर हो गया किसके? प्रतिकर्षण बल के। जब आकर्षण बल बराबर होगा किसके? प्रतिकर्षण बल के। सीधा छोटा डायग्राम बना दो। जब आकर्षण बल बराबर होगा प्रतिकर्षण बल के, उस कंडीशन में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये कंडीशन कब है? जब आकर्षण बल किसके बराबर हो? प्रतिकर्षण बल के बराबर हो। क्या कहा? दो परमाणु जब पास पास आते हैं तो दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, एक तो आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। और जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है तो ये तब तक पास पास आते रहते हैं, तो ये पास पास आते हैं और ये तब तक पास पास आते रहते हैं जब तक कि आकर्षण बल बराबर नहीं हो जाए किसके? प्रतिकर्षण बल के। जब आकर्षण बल बराबर हो गया किसके? प्रतिकर्षण बल के, उस कंडीशन में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध लंबाई। बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती किसके? बंध ऊर्जा के। किसके? बंध ऊर्जा के। बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती किसके? बॉन्ड लेंथ के। किसके? बंध लंबाई के। अब बात करते हैं अपन बंध निर्माण को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, दो थ्योरी दी गई। बंध निर्माण को समझाने के लिए दो नियम दिए गए। कौन से? पहला, लुईस का अष्टक नियम। लुईस का अष्टक नियम। बेटा एक आवर्त सारणी में अष्टक नियम आया था, एक ये अष्टक नियम है। लुईस का अष्टक नियम की बात करें, लुईस का अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम ने तो ये बताया था कि तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो आने वाला 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। वो किसका अष्टक नियम था? न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था। ये लुईस का अष्टक नियम है, ये कहता है वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थायी परिवर्ती के होते हैं, जैसे कि अक्रिय गैस है। तो क्या बोला इसने? वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं
वे तत्व जिनके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अक्रिय गैस, जैसे अक्रिय गैस, जैसे अक्रिय गैस, इनके वायतम कोश में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु जिनके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, परंतु जिनके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला आपने? वे तत्व जिनके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि अक्रिय गैसें, परंतु जिनके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। कईयों के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कईयों के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे अपन बात करें सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैं? 8। ये या तो सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन करने इसको, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। आसान कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसमें बदल जाता है? Na+ आयन। तो क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6। 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अपने पास। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ऐसे ही अपन बात करें क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। या तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 1 ग्रहण कर ले। 1 ग्रहण करना आसान है, तो क्या बन जाएगा? Cl- बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। तो ये अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों आयन पास पास आएंगे, एक Na+ और एक Cl-। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही अपन क्लोरीन के लिए बात करें, Cl and Cl, एक क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दूसरी क्लोरीन भी इससे टकराती है, तो दोनों के पास कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। ये इन्होंने क्या कर लिया? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। क्या? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के आदान और प्रदान से क्या बन रहे हैं? आयनिक बंध बन रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या हो रहा है? सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। अब ये नियम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके जो अपवाद है वो मुख्य बात करते हैं उनके बारे में। अपवाद क्या क्या है? पहली बात करें अपवाद। अपवाद मतलब इस नियम की अवहेलना करते हैं, इस नियम की अवहेलना करते हैं। अष्टक न्यून यौगिक,
अष्टक न्यून यौगिक। अष्टक न्यून यौगिक कौन से हैं उनके लिए बात करें, नाम से पता लग रहा है अष्टक न्यून यौगिक जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वे यौगिक जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो अष्टक न्यून यौगिक कहलाते हैं। अष्टक न्यून यौगिक कहलाते हैं वे यौगिक जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो अष्टक न्यून यौगिक कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें BCl3, BCl, Cl एंड Cl, क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, तो एक उसने इधर दिया और 6 यहाँ रख लिए। बोरॉन के पास टोटल 3 होते हैं, तीनों लगा दिए उसने। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। BeCl2 की बात करें, बेरिलियम के पास कितने होते हैं 2 और उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो यहां पर कितने हुए अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अन्य उदाहरण देखें, BF3, BBr3, AlCl3, AlBr3, ये सारे के सारे क्या हैं अष्टक न्यून यौगिक हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट लगा के लिखेंगे, सभी अष्टक न्यून यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी अष्टक न्यून यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो सभी के सभी जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका दूसरा अपवाद, अष्टक प्रसार यौगिक। नाम से ही पता लग रहा है जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा अष्टक प्रसार यौगिक। अष्टक प्रसार यौगिक बात करें, वे यौगिक जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हों, वे यौगिक जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हों अष्टक प्रसार यौगिक, अष्टक प्रसार यौगिक कहलाते हैं। अष्टक प्रसार यौगिक कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें SF6F, यहां 2, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए 12। PCl5, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपन कह सकते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो अष्टक प्रसार यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अष्टक प्रसार
यौगिक कहलाते हैं। तीसरी बात करें छद्म अक्रिय गैस विन्यास। छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले रखने वाले आयन भी इसके अपवाद हैं। छद्म अक्रिय गैस विन्यास क्या है बेटा जी? जिनके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। वे आयन जिनके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन बात करें जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मैं आयन बनाऊं Zn+2, पहले कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? S वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या बन गया मेरे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो चुके हैं बाह्यतम कोश में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित कर रहा है। जैसे बात करें कैडमियम+2, अदर एग्जाम्पल कैडमियम, मरकरी, कॉपर, Ag, Au, गैलियम, जर्मेनियम, ये सभी के सभी क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? अक्रिय युग्म प्रभाव की बात करें, वे आयन जिनके पास 18+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे Pb+2, Tl+1 एंड बिस्मिथ+3। होता क्या है? Pb के लिए देखें अपन 6s2 6p2 होता है। अब Pb में अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं तो क्या होगा? Pb+4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Pb+4। तो वो छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहलाएगा। पर Pb में क्या होता है? अक्रिय उसके कारण लैंथेनाइड संकुचन के कारण ये s इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। इन s इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। सिर्फ कौन से बाहर निकलते हैं? 6p2 वाले बाहर निकलते हैं। तो Pb पर कितना आ जाता है? +2 आ जाता है। तो ये क्या दिखाता है अपने को? अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों हैं
ये क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करने वाले हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं पांच नंबर, वे तत्व कुछ अणु ऐसे भी होते हैं विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। वे भी किसके अपवाद हैं? अष्टक नियम के अपवाद हैं। जैसे मैं बात करूं NO2, इसमें देखा 2, 2 4, 2 6 और 1 7, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैं बात करूं ClO2, Cl डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, 2 और 1, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वो स्पीसीज हो गई विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक हो गए। क्या हो गए? विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। नेक्स्ट अपन देखें तो पहला नियम अपना हो गया लुईस का अष्टक नियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी एक फिजिक्स पर बेस्ड थ्योरी है। किस पर बेस्ड है? फिजिक्स पर बेस्ड थ्योरी है। ये क्या कहता है? यदि दो आवेश Q1 एंड Q2 r दूरी पर हैं, यदि दो आवेश r दूरी पर हैं तो इनके बीच में बल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर तथा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी? k Q1 Q2 अपॉन r लगेगी। क्या लगेगी? r। फोर्स k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? k Q1 Q2 अपॉन r होगी। अपन बात करें पहले, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है किससे? रिपल्शन फोर्स से। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है किससे? रिपल्शन फोर्स से। तो इस कंडीशन में बात करें पोटेंशियल एनर्जी के माइनस Q1 माइनस प्लस Q2, चार्ज तो कब लगेगा? ये कंडीशन 3 बन रही है अपने पास, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो यहाँ तो क्या लगेगा? रिपल्शन, और यहाँ क्या लगेगा? अट्रैक्शन। यहाँ रिपल्शन और यहाँ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ क्या आएगा? R। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस k Q1 Q2 अपॉन R आएगा। क्या आएगा? R। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें माइनस k Q1 Q2 अपॉन, इस कंडीशन में अगर मैं R कम करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी किसमें? नेगेटिव में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? नेगेटिव में। इस कंडीशन में मैं अगर R कम करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी किसमें? नेगेटिव में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? नेगेटिव। सेकंड में बात करूं, रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो किससे? अट्रैक्शन फोर्स से। रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो किससे? अट्रैक्शन फोर्स से। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि दोनों क्या रहेंगे? प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस k Q1 Q2 अपॉन R। इस कंडीशन में मैं R कम करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी किसमें? पॉजिटिव में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? पॉजिटिव में। तीसरी बात करूँ मैं, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल किसके हो? रिपल्शन फोर्स के। अट्रैक्शन फोर्स किसके इक्वल हो? रिपल्शन फोर्स के इक्वल हो। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बात करूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। इसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन।
बंध निर्माण की स्थिति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बंध निर्माण की स्थिति। इस बंध निर्माण की स्थिति में बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन कहते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। ये कब समझ में आएगा? अपन एक ग्राफ बनाएं, अपन एक ग्राफ बनाएं किसके किसके बीच में? पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। तो अपन ने देखा कि फर्स्ट लेते हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन, आर कम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बढ़ेगी? माइनस में बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है रिपल्शन फोर्स से, फर्स्ट कंडीशन, तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आर कम करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में बढ़ती जाएगी, माइनस में बढ़ती जाएगी। तो एक पॉइंट वो आ जाएगा जहाँ पर आकर क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो गया किसके? रिपल्शन फोर्स की। इस कंडीशन में अपने को दो पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये मिल रहा है, ये पॉइंट है, ये पीई मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? पीई मिनिमम को, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को। जबकि ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये किसको? आर, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ है। ये क्या है? बंध लंबाई। जबकि ये दूरी है, ये दूरी बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको? बॉन्ड एनर्जी को, बंध ऊर्जा को निरूपित कर रही है। अब इसको कैसे समझें? देखो बेटा जी, दो एटम है मेरे पास, एक ये रहा एक ये रहा। इसकी 100 जूल एनर्जी है, इसकी 100 जूल एनर्जी है। पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मान लो इसकी 80 जूल बाहर निकल गई, इसकी 80 जूल बाहर निकल गई। टोटल कितनी निकल गई? 160 जूल बाहर निकल गई। अंदर कितनी बची? 40 जूल बची। कितनी बची? 40 जूल। अंदर जो 40 जूल एनर्जी बच रही है, उस 40 जूल एनर्जी को क्या बोला गया? अपने पीई मिनिमम बोला है। क्या बोला है? पीई मिनिमम। बात समझ में आ गई? जो अंदर 40 जूल एनर्जी बची है उसे क्या बोला है? पीई मिनिमम बोला है। और जो बाहर निकल चुकी है वो क्या है? बंध ऊर्जा है। अब दूसरा अपन एटम लेते हैं, इसकी भी 100 जूल है, इसकी भी 100 जूल है। पास पास आए, इसकी 90 जूल बाहर निकल गई, इसकी भी 90 जूल बाहर निकल गई। टोटल बाहर निकल गई कितनी? 180 जूल बाहर निकल गई। कितनी निकल गई? 180 जूल। 180 जूल वो जो बाहर निकल गई। अब अंदर कितनी बची है? 20 जूल। वो क्या है? पीई मिनिमम है। तो बाहर जो निकली है वो क्या है? बंध ऊर्जा है। कितनी? 180 जूल बाहर निकली है। कितनी निकली है? 180 जूल। तो अपन बात करें, अब इनको तोड़ा जाए, दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए, तो पहले को जो कितनी बाहर निकली थी? 160, दूसरे में कितनी? 180। तो दूसरे को तोड़ने में अपने को ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। कितनी? 180। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी अणु की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, पी मिनिमम का मान जितना कम होगा, मतलब अंदर ऊर्जा जितनी कम होगी, उस अणु का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। क्योंकि अंदर ऊर्जा कम है तो बाहर ऊर्जा ज्यादा निकली है, बाहर ऊर्जा ज्यादा निकली है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जित पी मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किसी भी अणु की स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी अणु की स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। बंधों का क्लासिफिकेशन, बंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, उनके लिए बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे? पहली बात करूं, केमिकल बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं इनको रासायनिक बंध। दूसरा, फिजिकल बॉन्ड या फिर भौतिक बंध। भौतिक बंध। तीसरा, अदर बॉन्ड, अन्य बंध। अदर बॉन्ड, अन्य बॉन्ड। रासायनिक बंध, ये प्रबल बंध होते हैं। ये दुर्बल बंध होते हैं।
ये प्रबल बंध होते हैं और ये दुर्बल बंध होते हैं। रासायनिक बंधों के टूटने और बनने से, रासायनिक बंधों के टूटने और बनने से किसमें चेंज आता है? रासायनिक गुणों में चेंज आता है, जबकि भौतिक बंधों के टूटने और बनने से भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे बात करें अपन, एक H2 है, इसकी रिएक्शन I2 से हुई तो क्या बन गया? HI बन गया। क्या बन गया? HI। H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ H2 में HS बंध ऊर्जा अलग है, II बंध ऊर्जा अलग है और HI बंध ऊर्जा अलग है। वैसे ही यहाँ पर HH बंध ऊर्जा अलग है, OO बंध ऊर्जा अलग है, HOH बंध ऊर्जा अलग है। जबकि इसके लिए बात करें भौतिक बंध कौन से हुए? जैसे H2O लिक्विड है, इसको गर्म किया मैंने, किसमें बदल गया? H2O गैस में बदल गया। तो यहाँ पर HOH बंध नहीं टूटा है, यहाँ पर कौन सा? हाइड्रोजन बंध टूटा है। दो अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य ऐसे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोजन बंध मिलता है अपने को। ये बंध टूटते हैं। यहां देखो भौतिक अवस्था चेंज हुई है, कहा? लिक्विड से गैस। क्या चेंज हुई है? लिक्विड से गैस। जैसे अपन बात करें I2 सॉलिड है, इसको गर्म किया तो क्या बन जाएगा? I2 गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? I2 गैस बन जाएगा। यहाँ कौन सा बंध टूटा है? I और I, और यहाँ I और I, दो I आयनों के मध्य, तत्वों के मध्य ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। कौन सा है? सहसंयोजक बंध। तो इनके मध्य जो बंध है ये वान डेर वाल बंध है। क्या है? वान डेर वाल बंध है। ये वान डेर वाल बंध टूटा है, न कि इनके बीच में उपस्थित सहसंयोजक बंध टूटा है। ये सहसंयोजक बंध नहीं टूट गया, कौन सा टूटा है? वान डेर वाल बंध टूटा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने को पता चल गया कि भौतिक बंध टूटने से भौतिक अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। जबकि पर रासायनिक बंध में प्रबल बंध टूटने से, प्रबल बंध कौन से होंगे? HH और II के बीच में बंध था, नया बंध बन गया, HI बंध बन गया। यहाँ HH OO और यहाँ HOH, तो यहाँ ये बंध टूटे हैं और नया बंध बना है, HO बंध बना है। नेक्स्ट बात करें, इनमें कितने कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। रासायनिक बंध, पहला है आयनिक बंध। नाम से ही पता लग रहा है आयनों में पाए जाने वाले बंध। आयनों में पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और दूसरा ऋण आयन। तो आयनों के मध्य पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन तथा ऋण आयन। धनायन तथा ऋण आयन। तो आयनिक बंध के लिए क्या जरूरी है? आयंस जरूरी है। क्या जरूरी है? आयंस जरूरी है। दूसरी बात करें सहसंयोजक बंध। दूसरी बात करें सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध कौन से होंगे? सहसंयोजक बंध वो होंगे इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से, इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से बनने वाला बंध। इलेक्ट्रॉनों के समान सांझे से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है?
तीन प्रकार की बात करेंगे अपन, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा फिर दो प्रकार का होगा, एक तो ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन सा होगा? जहां डेल्टा ई एन नॉट बी जीरो हो, जहां डेल्टा ई एन क्या हो? जीरो हो। जैसे अपन बात करें HCl, इस पर पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, जैसे H और H। तो इनमें बात करें HCl एक पर पार्शली नेगेटिव, दूसरे पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे, अध्रुवीय बंध रहेगा। क्या रहेगा? अध्रुवीय बंध। तीसरी बात करें उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के असमान सांझे से बनने वाला बंध। इलेक्ट्रॉनों के असमान सांझे से बनने वाले बंध को उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, कौन सा? सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई। पाई को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। पश्च बंध बोलते हैं इसको, पश्च बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च बंध। बैक बॉन्डिंग या पश्च बंध बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के असमान सांझे से बनने वाले बंध को। इलेक्ट्रॉनों के असमान सांझे से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। या अपन ये बोल सकते हैं लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार। लुईस अम्ल व लुईस क्षार के मध्य बनने वाला बंध। लुईस अम्ल व लुईस क्षार के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध दो प्रकार का, सिग्मा और पाई। पाई को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, पश्च बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च बंध बोलते हैं। उपसहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के असमान सांझे से बनने वाला बंध। ये कैसा? किसके किसके बीच में? लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में। फोर्थ बोलें धात्विक बंध। धात्विक बंध नाम से पता लग रहा है क्या? धातुओं के मध्य बनने वाला बंध। धातुओं के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक बंध। धातुओं के मध्य बनने वाले बंध को धात्विक बंध कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल दें, Hg2Cl2, Hg, Cl एंड Cl। ये Hg और Hg के मध्य ये धात्विक बंध है। कैसा है? धात्विक बंध है। कैसा है? धात्विक बंध। नेक्स्ट अपन बात करें भौतिक बंध की बात करते हैं। किसकी? भौतिक बंध की। भौतिक बंध दो प्रकार के पढ़ेंगे अपन। कौन से? पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो? फोन से। जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ होगा। फोन का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किससे जुड़ा हुआ हो? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होगी। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर एंड इंटर मोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर कौन सी होगी? इंट्रामोलिकुलर जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या कहलाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अपन बात करें OH एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। इसमें क्या है? यहाँ पर पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर की बात करें, दो या दो से अधिक अणुओं में, दो या दो से अधिक अणुओं में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे बात करें अपन HF एंड HF, दो HF अणुओं के मध्य जो बंध मिलेगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे अपन बात करें NH3 H N H H, ये भी क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होगी, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जब दो और दो से ज्यादा अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन वान डेर वाल बॉन्ड। वान डेर वाल बंध सबसे कमजोर बंध, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? वान डेर वाल बॉन्ड है। ये कैसा कैसा होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल क्या कहलाता है? वान डेर वाल बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वान डेर वाल बंध। जैसे अपन बात करें HCl एंड HCl, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये एक द्विध्रुव है और ये एक दूसरा द्विध्रुव है। इन दो द्विध्रुवों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे बोलेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या बोलेंगे? डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। दूसरी बात करें द्विध्रुव आयन, यह आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव आयन आकर्षण बल। एक आयन पड़ा है और दूसरा द्विध्रुव पड़ा है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, और ये आयन है। इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे बोलेंगे आयन
द्विध्रुव, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, क्या बोलेंगे? आयन द्विध्रुव आकर्षण बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तीसरी बात करें, पहला हो गया ये, दूसरा, तीसरा, आयन प्रेरित द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। नाम से पता चल रहा है आयन ने प्रेरित किया है किसको? द्विध्रुव को। तो नाम हो गया आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। जैसे एक आयन है, एक Cl पड़ा है, ये आयन प्रेरित कर देगा पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव। किसने प्रेरित किया? इस आयन ने प्रेरित किया। किसने प्रेरित किया? इस आयन ने प्रेरित किया। इस आयन ने प्रेरित किया, तो नाम हो गया आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। फोर्थ बात करें, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। जैसे अपन बात करें, ये द्विध्रुव है, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। कौन है ये? द्विध्रुव है, H और H। ये द्विध्रुव है और ये नॉर्मल है, ये द्विध्रुव है और ये नॉर्मल है। तो ये द्विध्रुव इसमें प्रेरित कर देगा पार्शली नेगेटिव की जगह यहाँ पर क्या देगा? पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। तो नाम हो जाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। 5 नंबर बात करें, लंदन बल, लंदन बल, लंदन विस्टन बॉन्ड भी बोल देते हैं, इसे लंदन बल भी बोल देते हैं। ये जितने भी सभी अध्रुवीय अणुओं में, सभी अध्रुवीय अणुओं में कौन बनेगा? अपने को लंदन बल मिलेगा। क्या मिलेगा? लंदन बल। जैसे अपन बात करें बेंजीन, बेंजीन C6H6, और इधर भी क्या पड़ा है? C6H6, C6H6 दोनों ही अध्रुवीय अणु हैं, दोनों ही क्या हैं? अध्रुवीय अणु हैं। तो इनमें क्या मिलेगा? अपने को लंदन बल मिलेगा। क्या मिलेगा? लंदन बल। नेक्स्ट बात करें अपन Cl2 अणु और दूसरा Cl2 अणु, या फिर नियोन एंड नियोन, इनके बीच में भी क्या मिलेगा? लंदन बल मिलेगा। क्या? लंदन बल। तो Cl2 हो या नियोन नियोन हो, इनमें आपस में क्या मिलेगा? लंदन बल मिलेगा। क्या मिलेगा? लंदन बल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर बॉन्ड में बात करें, अदर बॉन्ड देखें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसे छद्म सेतुबंध भी कहते हैं, छद्म सेतुबंध। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसे छद्म सेतुबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छद्म सेतुबंध, या इसे बनाना बॉन्ड, या इसे टाउ बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाउ बॉन्ड। टाउ का मतलब होता है मुड़ा हुआ। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, छद्म सेतुबंध या बनाना बॉन्ड या टाउ बॉन्ड कहा जाता है। सेकंड बात करें इसमें, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसे सत्य सेतुबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सत्य सेतु बंध। ये अपना बंधों का वर्गीकरण हुआ। अब अपन एक एक बंध को लेकर चलेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं किससे? आयनिक बंध से। किससे? आयनिक बंध से। आयनिक बंध डेफिनेशन में पढ़ा था। आयनिक बंध के लिए अपने को क्या जरूरी है? आयनिक बंध के लिए अपने को आयंस जरूरी है। तो आयनिक बंध सामान्यतः किन में मिलता है? आयनों के मध्य, या फिर कहीं जगह अपने को लिखा हुआ मिलेगा धातु है अधातु के मध्य, परंतु ये 100% सही नहीं है। कैसे, वो अभी अपन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं आयनिक बंध। क्या? आयनिक बंध आयनों में पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनों में पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो केटायन और दूसरा धनायन, धनायन एंड ऋणायन। या अपन ये बोल सकते हैं धातु तथा अधातु, या धातु तथा अधातु के मध्य पाए जाने वाले बंध को, धातु व अधातु के मध्य पाए जाने वाले बंध को। परंतु ये डेफिनेशन 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही है वो देखते हैं। जैसे अपन ने लिखा NH4Cl, Cl पर नेगेटिव, NH4 पर पॉजिटिव, इन दोनों के मध्य आयनिक बंध मिलता है। यहाँ पर कौन सा बंध मिलता है? आयनिक बंध। यहाँ पर अपने को आयनिक बंध मिलता है, जबकि ये क्या चीज है? अधातु है। ये क्या चीज है? अधातु है। ये क्या चीज है? अधातु है। तो अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन के बीच में अपने को क्या मिलता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है, जबकि इस दो सारी की सारी चीजें क्या हैं? अधातु है। तो सही डेफिनेशन क्या होगी? आयनों के मध्य पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं पहचान के लिए, धातु तथा अधातु। तो ये डेफिनेशन कैसे मान लेते हैं? क्यों धातु का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बनेगा। अधातु का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ऋणायन बनेगा। तो इसलिए अपन बोल देते हैं धनायन तथा ऋणायन में पाए जाने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक बंध को समझाने के लिए। आयनिक बंध के निर्माण को किससे समझाया जा सकता है? आयनिक बंध के निर्माण को बॉर्न हैबर चक्र, बॉर्न हैबर चक्र के द्वारा समझाया जाता है। आयनिक बंध के निर्माण को बॉर्न हैबर चक्र के द्वारा समझाया जाता है। ये बात अपन नेक्स्ट कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें अपने को टाइम चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। और मेन क्वेश्चन इसमें आयनिक बॉन्ड एंड सहसंयोजक बंध से आते हैं, तो वो बात करेंगे अभी आगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।